आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए आज नई सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें हम जनरल साइंस पढ़ेंगे और जनरल साइंस में भी हम फिज़िक्स का जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे, ताकि आपका फिज़िक्स से जो भी क्वेश्चन बने वो आपके गलत ना हो। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशंस क्या होते हैं, यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बेसिक से यहाँ पे लेके चलूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे यूनिट को ड्राइव किया जाता है और पेपर में कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो एक बार मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक और हमारा यूसी जो लाइव चैनल उसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट्स यूनिट्स क्या होते हैं और इसकी क्यों जरूरत। तो देखिए, अगर किसी भी भौतिक भौतिक इकाई को मापने के लिए भौतिक भौतिक मात्रा को मापने के लिए किसी ना किसी इकाई की जरूरत, तो उस इकाई को क्या कहा गया, यूनिट्स कहा गया। मीन्स कि हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, अगर हमें उसे मेज़र करना है तो मेज़र करने के लिए एक कोई रेफरेंस होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड इकाई होनी चाहिए। तो उस चीज़ को क्या बोला हमने, यूनिट बोला। कि मान लो कि हम मार्केट गए और हमें 10 मीटर कपड़ा चाहिए, मतलब 10 मीटर, किसी ने बोला कि हमें कपड़ा चाहिए, हमें एक टेंट बनाना है या कुछ करना है, तो हमें टेंट बनाना है तो कितना कपड़ा चाहिए। तो भाई जो कपड़ा की जो हमारे पास यूनिट होंगे, कपड़े को मापने के जो यूनिट होंगे, जो उसकी लंबाई होगी वो क्या होगी जी, उसको किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। तो ये जो मीटर है ये क्या है, यूनिट्स है। और ये जो यूनिट्स हैं ये अगर हमारे पास नहीं होते तो हमें कैसे पता चलता कि हमें क्या लेना है और कितना लेना है। तो इसीलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ी, यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी। अब बोला कि यूनिट होने कैसे चाहिए, जो आपके पास ये यूनिट्स होते हैं। आप मार्केट चले गए, आप बोलोगे कि मुझे चीनी चाहिए। अब चीनी चाहिए भाई, कितनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि चीनी कितनी चाहिए। तो उस चीनी को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर मास है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास यूनिट होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, तो यूनिट जरूरी थे। तो अब आपने कभी भी देखा होगा कि हम मार्केट जाते हैं, हमें हम बोलते हैं कि हमें भाई एक एक केजी क्या दे दो, एप्पल दे दो। तो भाई ये जो एक केजी है, केजी क्या है, यूनिट है। यूनिट्स मतलब एक केजी, ठीक है। अब हमारे पास ये जो नंबर है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल नंबर, कि एक एक चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, वो नंबर है। और केजी, केजी क्या है, यूनिट है, कि हमें इतनी क्वांटिटी में कोई चीज़ चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। अब बोला कि जो यूनिट्स होंगे वो कैसे होंगे सॉरी, जो यूनिट्स होंगे वो कैसे होंगे। तो कहा गया कि यूनिट का क्या होना चाहिए, सुटेबल साइज होना चाहिए। कि मतलब जो हमारे पास यूनिट है उनका जो साइज है, उनका जो आकार है वो क्या होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, मतलब सुटेबल होना चाहिए। बोलने का मतलब इनका ये था कि हमारे पास सभी को पता है कि एक केजी मतलब एक केजी में 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम ही रहना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1000 ग्राम है और कहीं और जाओगे तो उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए। ठीक है जी। दूसरी बात इन्होंने बोली कि हमारे पास यूनिट को अच्छी तरह वेल डिफाइन होनी चाहिए, कि भाई अगर 1 केजी बोल रहा हूँ तो 1 केजी हर जगह 1 केजी ही रहना चाहिए। वो वेल डिफाइन होना चाहिए कि उसमें कोई चेंज ना हो। ऐसा नहीं है कि भाई कोई क्या करे कि 1 केजी, यहाँ पे मुझे कोई चीज़ 1 केजी जो है हमारे पास किलोग्राम जो है वो उसमें 1000 ग्राम आ रहे हैं, और कहीं मैं और वो ही चीज़ लेना हो तो वहाँ पे 1 केजी की वैल्यू कितनी होगी, 990 ग्राम होगी। तो ऐसा नहीं होगा, वो वेल डिफाइन होनी चाहिए कि एक बार बोल दिया कि 1 केजी की वैल्यू इतनी है तो इतनी है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको इजीली हर एक प्लेस पे क्या होना चाहिए, अवेलेबल मिलना चाहिए। कि भाई अगर क्या बोलते हैं किसी के पास कोई भी कोई हमारे पास मतलब वेट को मेजर करने के लिए कोई हमारे पास क्या बोलते हैं, वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो दे के रखा हुआ है, यूनिट्स दे के रखे हो, वो केजी दे के रखे हुए हैं। अगर मैं कहीं पे जाता हूँ तो मुझे वो किसी दुकानदार के पास जाता हूँ और उसके पास वो ही नहीं है, क्या बोलते, वेट ही नहीं है मेजर करने के लिए, तो वो कैसे मेजर करेगा। अगर मैं उससे कुछ मांग लूँगा तो हमें इजीली हर एक प्लेस पे क्या होनी चाहिए, ये जो यूनिट्स है वो अवेलेबल होनी चाहिए। बोला कि ये जो यूनिट्स है ये टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। मतलब टाइम के साथ चेंज होने का मतलब क्या है इसका, कि मान लो कि एक आज
आज 1 kg की वैल्यू आपके पास 1000 ग्राम है, मतलब 1 किलो जो है, किलोग्राम जो है वो आपके पास 1000 ग्राम है। तो ऐसा नहीं है कि 5 सालों बाद वो चेंज हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 सालों बाद क्या हो जाए, उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब वो 1 किलो की जगह वो कितना कितना रह जाए, मतलब 990 ग्राम हमारे पास मिले, ऐसा नहीं होगा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे किसी चीज़ को ले रहा हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 किलो कोई सेब ले रहा हूँ और मैं चला गया वहाँ से बॉम्बे चला गया, तो बॉम्बे में मैं 1 किलो सेब लेता हूँ, तो उसका जो वेट है वो कम हो गया। तो कम हो गया तो ऐसा नहीं होगा कि टाइम के साथ जो ये यूनिट है वो भी चेंज हो जाएंगे, कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे वेट की यूनिट किलोग्राम है, और आप बॉम्बे चले गए वहाँ पे वेट के यूनिट मीटर आ गए। तो ऐसा नहीं होगा, हर जगह जो यूनिट है वो सेम ही रहेंगे, किसके, मास के, जो द्रव्यमान हम मेजर करेंगे उसके। अब उसके बाद और क्या बोला इसमें कि यूनिट हमारे पास कैसे होने चाहिए, बोला कि यूनिट जो है वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं किन कंडीशनों पे, टेम्परेचर हो चाहे प्रेशर हो। कि अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है, किसी स्थान पे टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, और आप वहाँ से कहीं हिली एरियाज में आ गए और वहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री, तो मान लो कि वहाँ पे आपके वहाँ 1 किलो का जो, मतलब जो हमारे पास वेट देख के रखा हुआ है, जो यूनिट देख के रखे हुए हैं 1 किलोग्राम, तो वो उसका वेट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाएगा, अगर आप क्या करोगे मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे आ जाओगे। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर, ना ही किसी प्रेशर का उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। और क्या बोला कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये क्या हो, इसकी जो हमारे पास आसानी से अवेलेबल हो, कि इजीली कंपेरेबल हो, और एक्सपेरिमेंटली विद द सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, कि ये जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है ये इजीली कंपैरिजन कर सके दो दो क्वांटिटीज़ में, जो हमारे पास जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है उनमें जो कंपैरिजन है, मतलब उनको अलग अलग बता सके, डिफ्रेंशिएट कर सके, वो वैसा क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। क्लियर है जी बात। अब कहा गया कि जो हमारे पास इसका सिस्टम होता है, जो हमारे पास यूनिट का सिस्टम होता है वो कितने टाइम का होता है, कि सिस्टम को मेजर करने के लिए जो हमारे पास यूनिट जो दिए गए, एक प्रणाली बनाई गई कि हर एक जो यूनिट है, जो हर एक जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, और उस सिस्टम में हमारे पास 4 आते हैं। सबसे पहले जो सिस्टम था उसको बोला जाता था एफ पी एस सिस्टम। अब एफ पी एस सिस्टम को और किस नाम से बोला जाता था, देखिए, अब एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकंड। अब बोला गया कि हमारे पास जो भी हमारे पास लेंथ के यूनिट होंगे, जो लंबाई के यूनिट होंगे, उसको हम किस में मेजर करेंगे जी, फुट में मेजर करेंगे। जो हमारे पास मास मतलब द्रव्यमान के जो यूनिट होंगे, जो हम द्रव्यमान को मेजर करेंगे वो किस में मेजर करेंगे, तो पाउंड में मेजर करेंगे। और जो हमारे पास यूनिट रहेंगे टाइम को समय को मापने के लिए जो भी हम यूनिट यूज करेंगे वो क्या रहेंगे, सेकेंड रहेंगे। अब आपको नाम से ही क्लियर है कि ये जो फुट पाउंड और जो हमारे पास सेकंड है, इस सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये कौन लेके आया था, फुट कौन लेके आया था, ब्रिटिश। तो इस जो हमारे पास ये जो है इसको क्या बोला जाता है, ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है। कि जो एफ पी एस सिस्टम है इज ऑल्सो भी नोन एज ए ब्रिटिश सिस्टम, क्योंकि ये ब्रिटिश लेके आए थे। अब इसके बाद दूसरा जो हमारे पास सिस्टम है वो है सी जी एस सिस्टम। अब सी जी एस सिस्टम क्या होता है, सी से मतलब सेंटीमीटर, जी से मतलब ग्राम, और एस से मतलब सेकंड। कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जो सिस्टम है, इसमें जो हमारे पास सेंटीमीटर जो यूनिट होंगे वो किसके होंगे, लंबाई के यूनिट होंगे। कि अब हम लंबाई को किस में मेजर करेंगे जी, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। जो हमारे पास मास होगा, जो द्रव्यमान होगा, उसको किस में मेजर करेंगे, ग्राम में मेजर करेंगे। और जो हमारे पास टाइम रहेगा उसको किस में मेजर करेंगे, सेकेंड में मेजर करेंगे। ये हमारे पास कौन सा सिस्टम आ गया, एस सी जी एस सिस्टम। अब उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम था एम के एस सिस्टम। एम के एस सिस्टम, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड। अब बोला गया कि जो हमारे पास लंबाई है उसको मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज करेंगे वो क्या करेंगे, मीटर। जो मास को मेजर करने के लिए, द्रव्यमान को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करेंगे वो क्या होंगे, किलोग्राम। और जो टाइम को मेजर करने के लिए यूनिट यूज करेंगे वो क्या होंगे, सेकेंड। अब उसके बाद आ गया एस आई सिस्टम। एस आई सिस्टम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये क्या है कि हर एक पूरी दुनिया में इसी सिस्टम को यूज़ किया जाता है। जितनी भी हम मापने के लिए जो भी मेजरमेंट्स जो यूनिट दिए जाएंगे वो सारे के सारे यहाँ से ही डिफाइन है, कि पूरी दुनिया में यही यूनिट यूज़ किए जाएंगे। अब इन्होंने क्या करा, ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है
ये इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है जी, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है जी। अब क्या किया गया, हर एक कंट्री को 1 किलो, जो हमारे पास 1 किलो है उसकी वैल्यू क्या है, 1000 ग्राम ही है। हर एक कंट्री में यही यूज होगी। और ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में हो तो 1000 ग्राम है, अगर आप यूएसए में चले गए तो वो 1100 ग्राम होगी। ठीक है, मतलब 11 जो है हमारे पास 1100 ग्राम होगी, ऐसा नहीं होगा। हर एक कंट्री में 1 किलो की कितनी ही वैल्यू रहेगी, 1000 ग्राम ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो पूरी दुनिया में यही सिस्टम क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब ये जो सिस्टम है ये बेस्ड किस पे है, 7 जो हमारे पास बेसिक मतलब फंडामेंटल यूनिट्स है, जो पूरी कंट्री में जो कभी भी चेंज नहीं होंगे, मतलब वो हर हम उसकी वैल्यू हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। वो है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और 2 उसमें सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 2 पूरक इकाइयां हैं और 7 बुनियादी इकाइयां हैं। मतलब ये हमारे पास जो है हमारे पास फंडामेंटल है और ये कौन सी है, 2 पूरक है। अब क्या कहा गया, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं जो कभी चेंज नहीं होगी, चाहे मैं यूएसए में जाऊं चाहे मैं चाइना में जाऊं, हर एक जगह यही यूनिट यूज किए जाएंगे, खुद का कंट्री का कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसीलिए, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो हर एक कंट्री अपना अपना यूनिट बना लेती और किसी के यूनिट की वैल्यू ज़्यादा होती, किसी के यूनिट की वैल्यू कम होती। तो ऐसा तो नहीं चलता, क्योंकि हर एक बंदे को क्या होता है, नुकसान होता है इसमें। फिर अब देखिए, अब ये यूनिट्स के बेसिक यूनिट्स कौन से होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, जो हमारे पास बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। अब इन्होंने बोला कि भाई हमें मास, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को मेजर करना है, तो उसके जो यूनिट रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, किलोग्राम रहेंगे। ठीक है जी, और उसका सिंबल क्या रहेगा, केजी रहेगा। बोला कि लेंथ को मेजर करना है, लंबाई को मेजर करना है, तो उसके यूनिट हमेशा क्या रहेंगे, मीटर रहेंगे। ये कौन सा सिस्टम है, ये एसआई सिस्टम। ठीक है जी, कि एसआई सिस्टम ही यूज करेंगे। और कहा गया कि अगर हमारे पास कोई भी मतलब अगर लेंथ को मेजर करना है, लंबाई को मेजर करना है, तो उसकी उसकी जो यूनिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मीटर होनी चाहिए। मतलब उसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल एम होगा। बोला कि अगर समय है, ठीक है, टाइम है, तो उसको किस में मेजर करेंगे, उसको मापने यूनिट क्या रहेंगे, इकाई क्या रहेगी, सेकेंड रहेगी, उसके सिंबल होंगे एस। बोला विद्युत करंट, जो हमारे पास विद्युत प्रवाह है, उसको मापने के जो यूनिट रहेंगे वो क्या रहेंगे, एम्पेयर रहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार पेपर में आया हुआ है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो हमारे पास विद्युत को मेजर करते हैं, वो किस, उसके यूनिट क्या होते हैं, उसकी इकाई क्या होती है, तो उसकी इकाई क्या होती है, एम्पेयर होती है, और उसके सिंबल क्या होता है, ए होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ की जो मात्रा है वो कितनी है, उसको उसको हम मापने के लिए जो यूनिट यूज करेंगे वो क्या करेंगे, मोल करेंगे। क्या करेंगे जी, मोल करेंगे, और उसका जो सिंबल होगा वो होगा MOL। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर, मतलब जो तापमान है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करेंगे वो क्या होंगे, केल्विन होंगे। अब जो ये केल्विन है ये इसके एसआई यूनिट होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और जो हमारे पास इसके एक दूसरे मैंने बोला था कि एसआई और सीजीएस, दो ही यूनिट सिस्टम है जो यूज किए जाते हैं अब। तो एसआई और सीजीएस में इसके यूनिट क्या हो जाते हैं, सेंटीग्रेड। ठीक है जी, सेल्सियस जो है हमारे पास इसके क्या हो जाते हैं, यूनिट हो जाते हैं। अब पेपर में पूछेंगे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर, या तापमान के जो एसआई यूनिट होते हैं, जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, तो कौन सी होती है जी, केल्विन होती है। क्लियर है बात। अब दूसरा नेक्स्ट आ गया कि हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी की चमकदार तीव्रता कितनी है, तो उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, कैंडला। कि वो क्या यूनिट होंगे, कैंडला होंगे। कैंडला को रिप्रेजेंट करेंगे CD से। अब ये सातों की सातों मेरे पास क्या थी जी, फंडामेंटल क्वांटिटी थी। ये देखिए, ये हमारे पास नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 है, ये 5 एंड 6 एंड 7। जैसे आपको बताया था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी, हर एक जगह जो यूनिट रहेंगे वो यही रहेंगे, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, जो मर्जी कंट्री हो। हर एक जगह जो इंस्ट्रूमेंट है, हर एक जगह जो मेज़र करेंगे हम किसी भी क्वांटिटी को, वो इन यूनिट्स में ही मेज़र करेंगे। अब उसके बाद 2 थी सप्लीमेंट्री, एक था सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल हमारे पास जब भी हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारे पास 3D बॉडी है, मतलब जो 3 डायमेंशन, मतलब जो हमारे पास एक्स एक्सिस में भी मूव करे, बाई एक्सिस में मूव करे और जेड एक्सिस में मूव करे, कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, एक्स, बाई एंड
जेड। अगर कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो 3D में है तो उसका जो हमारे पास एंगल निकालेंगे, जो हमारे पास ठोस कोण होगा, तो उसको मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करेंगे वो क्या होंगे, स्टेडियन होंगे। क्या होंगे जी, स्टेडियन होंगे। और इसका जो सिंबल होगा हमारे पास वो क्या होगा, SR होगा। ठीक है। अब क्या है, मेरे पास कोई स्फेयर है, वो दैट इज द 3D ऑब्जेक्ट। अगर मुझे मेरा कोई स्फेयर है वो मतलब स्फेयर का मुझे एंगल निकालना है किसी पॉइंट पे, ठीक है जी, किसी पॉइंट पे मुझे एंगल निकालना है, तो ये आ गया इसका थीटा। तो यहाँ पे जो हम एंगल निकालेंगे तो उसको निकालने के लिए जो यूनिट यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे, स्टेरेडियन यूज करेंगे। अब है हमारे पास प्लेन एंगल, मतलब जो सादा कोण है उसको निकालने के जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे, रेडियन होंगे। अब रेडियन जो है यूनिट होते हैं किसके, किसी भी प्लेन एंगल को निकालने के, मतलब जो हमारे पास 2D बॉडी है, ठीक है, 2D बॉडी अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन में है या रोटेशनल मोशन में है, तो उसका वो क्या करेगा, एक एंगल बनाएगा। अगर मैं यहाँ से सर्कुलर मोशन में है ए से बी पॉइंट तक पहुंचा तो यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा। तो ये हमारे पास कौन सा है, सादा कोण है। तो मुझे ये इसका रेडियस है सर्कल का, ये इसकी आर्क होती है, तो थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है ए बी, मतलब जो इसकी आर्क है, जो इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करा, जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, वो डिस्प्लेसमेंट ओवर में रेडियस, तो हमारे पास दैट इज इक्वल टू थीटा। तो ये हमारे पास थीटा के जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे, रेडियन होंगे। क्लियर है जी बात। अब उसके बाद हमारे पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी और 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री थी। तो याद रखना सप्लीमेंट्री कौन थी, टोटल मिला के होगी 9। अब हमारे पास नेक्स्ट है, जो हमारे पास यूनिट्स है वो इंपॉर्टेंट है। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, उनके जो यूनिट देखिए। सबसे पहले मेरे पास जो यूनिट है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन होता है। अब मैं आगे भी समझाऊंगा, यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। एक बंदा अपने घर से चला और मार्केट गया, तो ठीक है, ये इसका घर रहा और ये मार्केट रही। तो अब यहाँ से इसको मार्केट जाना है, तो इसको जो इसको छोटा रास्ता पड़ेगा ये वहीं से जाएगा। तो अब जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है वो भी वही होती है कि बे छोटे सा छोटा रास्ता जो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जाए, तय किया जाए, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बोलते हैं। कि मैं यहाँ से चलूँ, यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँ, या मैं सीधा ही चला जाऊँ, या मैं फिर यहाँ से यहाँ चला जाऊँ। तो मेरे पास 3 रास्ते हैं। आखिरकार मुझे पहुंचना कहाँ है, मार्केट में पहुंचना है। मैं कहाँ से निकला, घर से निकला, और कहाँ जाना है, मार्केट जाना है। तो इस पे नहीं डिपेंड करेगा कि आप किस रास्ते से जा रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, कि आपने कहाँ से शुरुआत करी और आपको कहाँ पे पहुंचना है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो विस्थापन होता है, मतलब आपकी पोजीशन चेंज होती है। आपका इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पोजीशन ये थी, तो आप यहाँ से यहाँ पहुँचे या यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ओनली डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। इस पे नहीं डिपेंड करती कि आपको कौन सा रास्ता फॉलो करना है, मतलब आप किस रास्ते से आए उस पर डिपेंड नहीं करती। कि वो छोटा रास्ता होगा, जो आपको छोटा रास्ता पड़ेगा आप वहीं से जाओगे, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इसके जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, अब देखो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब मैं यहाँ से यहाँ गया, मतलब मैंने कुछ दूरी तय करी। अब मैंने दूरी तय करी तो लंबाई है ना, तो लंबाई के यूनिट क्या होते हैं, पीछे बताया मैंने, मीटर होते हैं। ठीक है, तो इसके यूनिट क्या आ गए, मीटर। अब नेक्स्ट है हमारे पास एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। सभी को पता होगा कि जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई, तो मतलब हम क्या बोलेंगे, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। अब जो हमारे पास लंबाई है वो क्या है, लंबाई के यूनिट क्या होते हैं, मीटर। जो हमारे पास चौड़ाई होती है वो भी क्या होती है, लेंथ ही होती है। तो उसको भी मेजर करने के लिए हमारे पास क्या आ गए, देखिए हमारे पास लेंथ के यूनिट मीटर, दूसरी भी क्या है, लेंथ मीटर। अब देखिए ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, मतलब दोनों सेम क्वांटिटी है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो अगर बेस दोनों के सेम है, मतलब यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, अगर दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसीलिए क्या बन गया, M2 बन गया, मतलब M का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया के हमारे पास एसआई यूनिट क्या आ गए, कि मीटर स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ सीजीएस यूनिट क्या आ गए, तो आपको पता है सीजीएस यूनिट क्या होते हैं, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का। क्लियर है जी बात। आपको पता होना चाहिए हमारे पास 2 ही सिस्टम यूज होते हैं, एक एसआई और एक सीजीएस। तो सीजीएस मैंने आपको बताया था क्या होता है, सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो जो हमारे पास मीटर है वो किसमें, सीजीएस में क्या हो जाएगा, जो मीटर है जो लेंथ है हमारे पास उसकी यूनिट मीटर है, तो सीजीएस में वो क्या बन जाएंगे, सेंटीमीटर।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम मतलब मात्रा। अब आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, तो मतलब लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो देखिए अब लेंथ के यूनिट क्या होते हैं, मीटर, ब्रेड्थ के यूनिट चौड़ाई के भी क्या होंगे, मीटर। अब हाइट लेंगे वो भी किस में आएगी, मीटर में, क्योंकि वो भी लंबाई है। तो देखिए कितने मीटर हो गए, 1 2 3, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो अब बेस क्या है, इसके सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, मतलब 1 2 3, तो क्या बन गया, एम क्यूब बन गया। अगर मैं इसको उसमें बोलूँ सीजीएस में तो क्या आएंगे, सेंटीमीटर क्यूब इसके यूनिट बनेंगे। अब आ गई वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है वेग। अब वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस होता है जी, बट यूनिट क्या होते हैं, सेम होते हैं। वेलोसिटी और स्पीड के यूनिट सेम ही रहेंगे। क्लियर है जी। और हम जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा वेलोसिटी क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट सॉरी स्पीड क्या होती है। अब वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि भाई हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसने क्या करा, विस्थापन करा, कितने टाइम में विस्थापन करा, दैट इज नोन एज हमारे पास वेग। तो अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, लेंथ के यूनिट मीटर और टाइम के यूनिट सेकंड, तो क्या आ गया, मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अब मैंने मीटर पर सेकंड मतलब इसको मैं ऊपर ले जाऊं, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड का पर सेकंड इनवर्स, तो ये ऐसे लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। अब हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है। अब एक्सेलरेशन क्या होती है मेरे पास, देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ क्या हो रही है जी, चेंज हो रही है। मतलब जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरी जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, किसके साथ, टाइम के साथ, और वो क्या बन जाती है, एक्सेलरेशन। अब आपको मान लो कि ये एक्सेलरेशन के यूनिट नहीं पता, आपने याद नहीं करने हैं, मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, आपको ये समझने हैं। देखिए वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, विस्थापन अपॉन में समय। तो विस्थापन मतलब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर में टाइम। अब आपके पास आ गया वेलोसिटी, ये वेलोसिटी होती है। एक टाइम और था, एक टाइम यहाँ पे आपने और लिख लिया। अब आपको पता है कि विस्थापन मतलब हमने लेंथ, मतलब कोई लेंथ कवर करी हुई है तो डिस्टेंस, इसके हमारे पास विस्थापन के यूनिट क्या होते हैं, लेंथ के यूनिट क्या होते हैं, मीटर। नीचे क्या है, 2 टाइम है, मतलब बेस सेम है, एस इंटू में एस, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, देखिए 1 इंटू में 1 कितना हो गया, 2। तो हमारे पास क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर जो आ गया, इसके यूनिट आ गया। अगर मैं इसको पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो -1 हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे सॉरी -2 हो जाएगी, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, -2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है जी सॉरी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। अब मास अपॉन में वॉल्यूम मतलब जो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो रो से लिखते हैं। तो ये हमारे पास मास, मास को किस में मेजर करते हैं जी, केजी में। और वॉल्यूम को मैंने अभी आपको सिखाया, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, एम क्यूब। तो क्या आ गया, केजी एम क्यूब। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, या इसको ऊपर ले जाऊं तो मीटर पर केजी इनवर्स, सॉरी केजी मीटर क्यूब इनवर्स। अब हमारे पास मोमेंटम, मोमेंटम क्या होती है, गति होती है। अब मेरे पास कोई भी बॉडी है उस बॉडी को अगर मैं थ्रो करता हूँ, आपने किसी बॉल को फेंका, तो बॉल जो है उसका क्या होगा, कुछ मास होगा। और मास क्या करेगा, किसी वेग के साथ मूव करेगा। अगर आपने उसको फेंका है तो उसका जो मास है, जो बॉल है, वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो मूव करेगा, तो मूव करेगा मतलब उसमें गति आएगी, मतलब वेग आएगा। तो वेग आएगा तो किस, उस वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर फेंकोगे तो उसमें वो अपने मास के साथ, उसका मास मूव करेगा किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। तो जो हमारे पास मोमेंटम होता है जी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और ये होता है प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, कि हमारे पास जो मास मूव कर रहा है वो किसके साथ मूव कर रहा है, वेलोसिटी के साथ, और उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। अब मास के यूनिट क्या होते हैं, केजी होते हैं। अब वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड होते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम दैट इज मीटर पर सेकंड। तो क्या आ गया, केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर है जी बात। अब नेक्स्ट है हमारे पास वर्क, वर्क एनर्जी और हीट। जो हमारे पास इन सभी के यूनिट क्या होते हैं, जूल होते हैं। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वर्क, एनर्जी या हीट। ठीक है, तो इसके यूनिट क्या होते हैं जी, जूल होते हैं। अब एक सेकंड, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो हमारे पास जो ये वर्क के यूनिट जूल होते हैं, ये होते हैं इसके एसआई यूनिट। और जो हमारे पास इसके सीजीएस यूनिट होते हैं
वो होते हैं अर्ग। और वो क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको अभी बोला था कि मेरे पास जो यूनिट होंगे वो कौन से होंगे, या तो एसआई होंगे या तो सीजीएस होंगे। अब ये जो हमारे पास वर्क है, पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क के सीजीएस यूनिट क्या होंगे, अर्ग होंगे। क्या होंगे जी, अर्ग होंगे। अब ये जो अर्ग है, जो 1 जूल की वैल्यू होगी वो कितने अर्ग के इक्वल होगी, ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये भी एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सीडीएस में हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। तो आप क्या करें, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको ढंग से देख ले, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो पेपर में गलत ना हो। क्योंकि देखिए, याद करोगे तो भूल जाओगे। जो फिजिक्स होती है उसको याद नहीं किया जाता है, उसको आप नोट नहीं कर सकते, आपको उसको समझना पड़ता है। और मैं आपको वही चीज़ समझाने की समझा रहा हूँ। तो आप अगर अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो एक बार वीडियो को दोबारा फिर देखें, ताकि आपको उसमें पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि जो हमारे पास ये जूल है, ये जो जूल है ये किसके यूनिट है, क्लियर है जी। अब देखिए, जूल जो है मेरे पास वर्क के यूनिट है। तो अगर मैं इसको बोलूं, जो हमारे पास 1 जूल जो इसकी ये एसआई यूनिट, अगर कोई बोले कि सीजीएस यूनिट क्या है वर्क की, ठीक है, सीजीएस यूनिट होते हैं वर्क के जी अर्ग। क्या होते हैं, अर्ग, ERG। ठीक है जी, क्या होते हैं, अर्ग। अर्ग क्या है, इसके सीजीएस यूनिट है, किसके, वर्क के। अब हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल है, 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल होता है। तो 10 रेज टू पावर जो 7 है अर्ग कि 1 जूल की वैल्यू होती है 10 रेज टू पावर 7 अर्ग के इक्वल होती है। क्लियर है जी बात। तो अगर पेपर में सीधा क्वेश्चन आया था कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच, 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7 अर्ग। अब ये आपके पास और भी यूनिट दे के रखे हुए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा और आपको ये यूनिट ड्राइव करने हैं। अब वर्क क्या होता है, वर्क होता है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अब फोर्स आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ के रखा है, सेकंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू MA। ठीक है जी। आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, आपके पास आ गया MA इंटू में डिस्प्लेसमेंट, मतलब DS मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। अब आपके पास ये जो है MA, अब आपको पता है मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन के मीटर, मीटर पर सेकेंड के, डिस्प्लेसमेंट के मीटर। तो मीटर मीटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये आपने निकालने हैं, क्योंकि आपको पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपके पास ये लिखा होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है, ये जूल के इक्वल होता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे निकालने बता दिए कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है पावर। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, पावर। अब पावर के यूनिट क्या होते हैं, एसआई यूनिट होते हैं वाट। अब जो हमारे पास ये जो वॉट होते हैं ये क्या होते हैं, पावर के एसआई यूनिट होते हैं। अब आपको पता है कि पावर, पावर मतलब आपके काम करने की कितनी क्षमता है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपॉन में टाइम होगा। तो वर्क अपॉन में टाइम मतलब आपके पास वर्क के यूनिट क्या होते हैं, अभी निकाले आपने, जूल होते हैं। टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड होते हैं, इसीलिए क्या लिखे हुए हैं, जूल पर सेकंड। और वर्क के जो अनदर यूनिट होते हैं वो हमारे पास, सॉरी, जो पावर के हमारे पास अदर अदर यूनिट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एक प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं हॉर्स पावर, मतलब जिसको हम बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। ठीक है, 1 घोड़े, जो एक घोड़ा है उसकी कितनी क्षमता है काम करने की, उसकी कितनी शक्ति है, उसको बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। और इसकी वैल्यू होती है 746 वाट। 746 वाट जो होती है वो क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। क्लियर है जी बात। ये भी इसके पावर के यूनिट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इसके यूनिट क्या होते हैं, इसको बोलते हैं कोणीय गति। ठीक है जी। कोणीय गति मतलब जो हमारे पास, मैंने आपको बोला था कि कोई भी बॉडी है वो क्या करेगी, सर्कल में घूमेगी, या उसका रोटेशनल मोशन है। जब भी हमारे पास कोई भी बॉडी या तो सर्कल में मूव करती है या रोटेशन में मूव करती है, तो वो उसमें जो वेलोसिटी आती है वो कौन सी वेलोसिटी आती है, एंगुलर वेलोसिटी आती है। ध्यान रखना कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर भाई वो सर्कल में घूम रही है, किस में घूम रही है,
सर्कल में घूम रही है, तो जब वो सर्कल में घूमेगी तो उस टाइम जो उस पे वेलोसिटी आएगी तो वो क्या आएगी, एंगुलर वेलोसिटी आएगी। कौन सी वेलोसिटी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है जी। तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब यहाँ पे थीटा आएगा। तो जो हमारे पास इस एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उसका सिंबल होता है ओमेगा। क्या होता है जी, ओमेगा उसका सिंबल होता है। और ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन में टाइम, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर में टाइम। तो थीटा ओवर में हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, टाइम। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, थीटा ओवर में टी। तो हमारे पास इसके यूनिट क्या आ गए, रेडियन पर सेकेंड, पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अभी अब मैंने आपको बताया था इसके यूनिट ये होते हैं। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है वो होती है वेलोसिटी ओवर टाइम। मतलब एंगुलर आ गया, एंगुलर वर्ड लग गया, तो इसका मतलब जो बॉडी है वो किस में घूम रही है, सर्कल या रोटेशन में घूम रही है। तो आपको पता है कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है उसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड होते हैं। बट यहाँ पे हमारी बॉडी किस में घूम रही है, सर्कल में घूम रही है। तो हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या होते हैं, जो प्लेन एंगल होता था उसके यूनिट क्या होते थे, थीटा होते थे। तो सॉरी उसके यूनिट होते थे रेडियन होते थे। और यहाँ पे आ जाएगा मतलब थीटा ओवर में हमारे पास टाइम का स्क्वायर। तो टाइम का स्क्वायर क्या है, रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, जो इसके क्या रहेंगे, यूनिट रहेंगे। अब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर हमारे पास कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो अगर किसी फिक्स एक्सिस के अलोंग हमारी बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है, तो जो मास लीनियर मतलब जो हमारे पास हम एम पढ़ते हैं, जो रोल मास प्ले करता है उसके मोशन में, मतलब मूव करने में, जैसे मोमेंटम होता है उसको मूव करने में जो रोल प्ले करता है मास, वही जो सेम प्रोसेस है जो मूवमेंट ऑफ एनर्सिया प्ले करती है सर्कुलर मोशन में। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू आर स्क्वेयर। तो जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ एनर्सिया होता है उसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वेयर। अब एम क्या हुआ, मास, आर क्या हुआ, डिस्टेंस। तो मास का यूनिट क्या होते हैं, केजी, और डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, मीटर स्क्वेयर, मतलब मीटर। तो यहाँ पे स्क्वेयर लगा हुआ तो क्या आ गया, मीटर स्क्वेयर। ठीक है जी। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आई होता है, उसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वेयर। अब मतलब एम आर स्क्वेयर मतलब मास मूव कर रहा है फिक्स डिस्टेंस के, मतलब कोई भी बॉडी है अगर वो रोटेशन में है तो उसका इस एक्सिस से क्या होगा, फिक्स डिस्टेंस होगा, वो उस एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है जी। तो इसका मास होगा, इस ऑब्जेक्ट का मास होगा, और वो रोटेट कर रहा है, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगा ये फिक्स होगा, तो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है जी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें हम मास के यूनिट केजी और जो हमारे पास डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर लगा हो तो क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स होती है हमारे पास ताकत। अब हमारे पास बल, फोर्स को क्या बोलते हैं, बल। अब फोर्स जो थी वो किस साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, तो न्यूटन। इसके एसआई यूनिट क्या आ गए जी, न्यूटन। अब पेपर में पूछा जाता है कि फोर्स के एसआई यूनिट क्या होंगे, तो क्या होंगे जी, न्यूटन होंगे। अब पूछा जाएगा कि इसके सीजीएस यूनिट क्या होंगे। ठीक है। तो सीजीएस यूनिट जो रहते हैं इसके, वो इसके रहते हैं डाइन। क्या रहते हैं जी, डाइन। याद रख लेना, पेपर में पूछते हैं बट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स, वो होते हैं डाइन। और इसकी इसमें वो आता है कि 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन, कि 1 न्यूटन जो है वो कितने डाइन के इक्वल होगा। तो ये होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। क्लियर है जी। याद रख लेना, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि 1 न्यूटन की वैल्यू कितने डाइन के इक्वल होती है, तो 10⁵ डाइन के इक्वल होती है। क्लियर है जी बात। अब इसमें दूसरे जो हमारे पास ये जो साइड में लिखे हुए जो आपको दिख रहे हैं, ये इसके होते हैं ड्राइव्ड यूनिट। क्या होते हैं जी इसके, ये जो हमारे पास जो न्यूटन से आगे लिखे हुए हैं, केजी मीटर पर सेकंड, ये आप निकालोगे। मैं अभी आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा और जिससे आपको पता चल जाए कि हमारे पास ये यूनिट कैसे ड्राइव किए गए हैं और निकालोगे आप। मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया। अब आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा है, एफ इजिकल टू एम ए। मतलब अगर मैं किसी भी बॉडी को किसी भी मास पे फोर्स लगाऊंगा तो वो क्या करेगी, मूव करेगी, मतलब एक्सेलरेशन के साथ जाएगी। तो एफ इजिकल टू एम ए। अब एफ इजिकल टू एम ए, एम के यूनिट जी के जी, जो हमारे पास एक्सेलरेशन के यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने ये निकालने हैं। अब नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर के यूनिट क्या होंगे, ठीक है जी। प्रेशर के जो हमारे पास यूनिट रहते हैं वो क्या रहते हैं, देखिए
अब हमारे पास जो हमारे पास प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला। कि मैंने कितना, मतलब आपने देखा होगा प्रेशर मतलब दाब, कि अगर किसी भी चीज़ को आप दबाते हो तो उस पर क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो। ऐसे मतलब आप किसी भी चीज़ को प्रेस कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उस पर फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स कितने एरिया पे लगा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं जी, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। अब हमारे पास फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, अभी आपने पढ़े हैं, न्यूटन होते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होता है, मतलब 2 मीटर आ जाएंगे तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रेशर के यूनिट होते हैं, यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमारे पास ये यूनिट होते हैं किसके, प्रेशर के। और प्रेशर के एसआई यूनिट बड़े ज़्यादा यूनिट होते हैं। प्रेशर के जो एसआई यूनिट होते हैं वो पास्कल होते हैं। क्या होते हैं, पास्कल। जो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, जो हमारे पास पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था, प्रेशर दिया था। तो उसको, उसके एसआई यूनिट क्या होंगे, पास्कल। ध्यान में रख लेना कि जो हमारे पास प्रेशर के एसआई यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, पास्कल होते हैं। और जो हम ड्राइव्ड यूनिट निकालते हैं वो ये निकालते हैं। और ये आपने ये यूनिट खुद निकालने हैं। मैंने आपको बता दिया फोर्स क्या होता है, F=ma। ठीक है जी। ए, और यहाँ पे आपने एरिया के यूनिट क्या होंगे, मीटर होंगे। तो आपको यहाँ से ये यूनिट निकालने हैं कि ये जो यूनिट होते हैं ये ड्राइव्ड यूनिट होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इम्पल्स। इम्पल्स होता है आवेग। अब ये आवेग क्या चीज़ आ गई जी। अब हमारे पास कोई भी चीज़ है, अगर आप हथौड़ी से किसी भी ऑब्जेक्ट को मारते हो तो वो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उस पर, जैसे हथौड़ी से आप किसी कील पे मार रहे हो तो आप उस पर क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे। और जो हथौड़ी है उस पर जो टकराएगी वो थोड़े से टाइम के लिए टकराएगी। तो हमारे पास जो इम्पल्स होता है कि थोड़े से टाइम के लिए कितना इम्पैक्ट हुआ, किसी चीज़ पे कितना इम्पैक्ट हुआ, उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब इम्पल्स होता है जे, जे करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब फोर्स के यूनिट किसने दी, फोर्स किसने दी जी, न्यूटन ने दी। टाइम की यूनिट सेकंड, तो इसके यूनिट क्या आ गए, न्यूटन सेकंड। क्लियर है जी। अब आपने ये यूनिट खुद बनाने हैं, ये वाले जो लिखे। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस। मतलब रेजिस्टेंस क्या होती है, प्रतिरोध। कि अगर हमारा करंट किसी वायर में फ्लो कर रहा है तो उसको रोकने के लिए जो भी चीज़ होगी उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस प्रतिबाधा या प्रतिरोध। अब इम्पीडेंस भी बोलते हैं या रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब क्या हुआ कि जो ये रेजिस्टेंस थी, आपने सभी ने पढ़ा होगा एक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता था कि हमारे पास जो हमारा जितना मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा उतना क्या होगा, करंट होगा। अब जितनी मैं वोल्टेज दूंगा, जितनी मैं वोल्टेज दूंगा उतना ही करंट फ्लो करेगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को, ये इसको हटाने के लिए एक यहाँ पे कांस्टेंट आया था आर, और इसी आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस हमारे पास कि इसके जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे जी, ओम्स होंगे। क्या होंगे इसके यूनिट है, ओम होंगे। ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी ये किसके द्वारा दी गई थी, किस साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, तो उनका नाम था ओम्स। तो ओम्स ने ये चीज़ दी। अब ये कैसे आया है, ये आपके ड्राइव्ड यूनिट है, ये मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए। अब मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालूं। आर की वैल्यू होती है पोटेंशियल अपॉन में करंट। आ गया। अब पोटेंशियल होता है हमारे पास वर्क अपॉन में चार्ज। ठीक है जी। चार्ज इंटू में आई। अब हमारे पास वर्क के यूनिट क्या होते हैं, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। और चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम। ठीक है। और करंट के यूनिट होते हैं हमारे पास, जो करंट होता है उसके यूनिट होते हैं एम्पेयर। ठीक है। तो हमारे पास उससे ये ड्राइव किया हुआ है। ठीक है। आपको इतना ये नहीं आएगा, ये मतलब जो इतना इन्होंने ड्राइव करके ये नहीं पूछते हैं। आपको मेन यूनिट क्या याद रखने हैं, इसके क्या होते हैं, रेजिस्टेंस के ओम होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन ली या कितनी बार वो उस जगह से क्रॉस हुआ। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ये, अगर ये किसी भी गिवन टाइम में से उस जगह से क्रॉस हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी के यूनिट क्या होते हैं, हर्ट्स होते हैं। अब पेपर में आपको बोला होगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ से भी लिखते हैं और न्यू से भी लिखते हैं। न्यू इसका ऐसे होता है। अब एफ इज इक्वल टू 1/t। अब टी क्या होता है, टाइम होता है। तो 1 में टी, टी ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स हो जाएगा। मतलब टी के यूनिट, टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड होते हैं, इसलिए क्या आ गया, सेकंड। अगर पेपर में ऐसे लिखे हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट है वेव लेंथ। अब वेव लेंथ क्या होती है, लेंथ। मतलब अब वेव लेंथ, लेंथ मतलब जो लाइट होती है उसकी क्या लेंथ है, वेव मतलब वेव लाइट जो है वो ट्रेवल करती
है इन फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है, वेव की फॉर्म में वो ट्रेवल करती है। तो मतलब एक प्रकार की उसकी लेंथ है, तो लेंथ के यूनिट क्या होते हैं जी, मीटर होते हैं। अब पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई वेव लेंथ के यूनिट क्या होंगे, आप सोचेंगे ये कौन सी क्वांटिटी आ गई, तो लेंथ लगा हुआ तो मतलब उसके यूनिट क्या होंगे, मीटर होंगे। अब हमारे पास देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और ईएमएफ, ये क्या होता है, वोल्टेज जो होता है हमारे पास, जैसे आपको वोल्टेज तो पता ही है, तो वोल्टेज क्या होती है, उसके जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, वोल्ट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद ये जो है पेपर में पूछे जाते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज या ईएमएफ, तो इसके यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। अब है वेव लेंथ ऑफ लाइट, कि जो हमारे पास लाइट आ रही है उसकी वेव लेंथ क्या है, उसको किस में मेजर करेंगे, तो आंगस्ट्रॉम, ये होता है ए नोट, ठीक है, इसको आंगस्ट्रॉम बोलते हैं, आंगस्ट्रॉम बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1 आंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर, कि एक आंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होगा, 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर के ये इक्वल रहेगा, ठीक है। फिर हमारे पास चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, कूलम्स के द्वारा, तो ये इसके यूनिट क्या होंगे, कूलम, मतलब इसको सी से भी लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन, जो चुंबकीय प्रेरणा है वो उसके जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, गॉस होते हैं। अब देखिए जो कूलम्स है ये इसके एसआई यूनिट होते हैं जी। अब इसके जो सीजीएस यूनिट पूछ लें तो वो होते हैं स्टैट कूलम, क्या होते हैं उसके यूनिट है, स्टैट कूलम। अब ये गोज है, तो गोज इसके मैग्नेटिक इंडक्शन के जो यूनिट होते हैं वो हमारे पास एक्चुअल में इसके ये सीजीएस यूनिट लिखे हुए हैं, इसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं टेस्ला, क्या होते हैं जी, इसके यूनिट टेस्ला होते हैं, 1 टेस्ला, ठीक है जी। अब जो हमारे पास टेस्ला जो होता है 1 टेस्ला इसके सीजीएस यूनिट होते हैं, और जो हमारे पास सीजीएस यूनिट होते हैं वो होते हैं गॉज। तो गॉज 1 टेस्ला की वैल्यू कितनी होती है, 10 रेज टू पावर 4 गॉज होती है, ठीक है जी। एसआई यूनिट होते हैं इसके टेस्ला, और जो सीजीएस यूनिट होते हैं वो होते हैं गॉस, मैग्नेटिक इंडक्शन के। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं मैक्सवेल, क्या होते हैं जी, मैक्सवेल जो होते हैं क्या होते हैं, इसके यूनिट होते हैं, क्लियर है जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक वायुमंडल दाब जो होता है उसके जो यूनिट होते हैं वो पास्कल होते हैं, बार भी होते हैं, तोर भी होते हैं, ठीक है जी। तो याद रख लेना कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसके यूनिट क्या होंगे, पास्कल होंगे, बार होंगे या टोर होंगे, तो ये इसके एसआई यूनिट होते हैं सारे के सारे। अब ये मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, ठीक है जी। पास्कल क्या होता है, 1 पास्कल की वैल्यू होती है कि जो हमारे पास मरकरी होती है वो सी लेवल पे जो जितना ऊपर जाती है वो 1 पास्कल की वैल्यू होती है, मतलब 0.76 सेंटीमीटर जो मरकरी है वो सी लेवल पे ऊपर जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास देखिए कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, कि पूछा जाएगा 1 टेरा, 1 टेरा की वैल्यू होती है 10 रेज टू पावर 12 गीगा, 1 गीगा मतलब 10 रेज टू पावर 9। अगर आपको बोला जाए ये मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 10 के साथ कितनी जीरो लगी हुई है, मतलब 9 जीरो, ठीक है। ये कितनी जीरो है जी, 12, तो 10 के साथ 12 जीरो लगी हुई हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, अगर रेज टू पावर 12 लिखा हो उसका मतलब उसके साथ इतनी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मेगा, मेगा मतलब 10 रेज टू पावर 6, मतलब 6 मतलब 6 के साथ 10 के साथ कितनी जीरो है, 6 जीरो है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मेगा। आपने सुना होगा किसी भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी कितनी है जी, इतनी मेगावाट है, मेगावाट मतलब 10 रेज टू पावर 6 है। अब किलो, किलो मतलब 1000, 1000 मतलब 1000 कितनी जीरो होगी जी, 10 रेज टू पावर 3, कितनी जीरो लगी हुई है, 3। अब यहाँ पे कितनी है, 6 है, यहाँ पे कितनी है, 9 है, यहाँ पे कितनी है, 12 है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 10 1 देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 100, क्लियर है जी। अब इस 100 को ऊपर ले जाऊंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 10 रेज टू पावर 2 जीरो 2 लिख दिया। अब ये पावर ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो 10 रेज टू पावर -2, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर की वैल्यू कितनी होती है, 10 रेज टू पावर -2 सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर 1/1000, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हो ना 10 रेज टू पावर -3, अगर आपको ना पता चले तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/1000, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि मिली का मतलब क्या होता है 10 रेज टू पावर -3। फिर माइक्रो, ठीक है, माइक्रो का सिंबल ये होता है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज टू पावर -6, मतलब 1/1000
1 इंटू मतलब यहाँ पे हम कितनी जीरो लगा देंगे, 6 जीरो लगा देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो। ठीक है, 10⁻⁻6। नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻9। जो हमारे पास पीको, पीको का मतलब होता है 10⁻12। और जो हमारे पास फर्मी, फर्मी मतलब फर्मी जो मतलब फेमटो, इसको फेमटो बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10⁻15। और ये जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लेंथ का। ठीक है, सबसे छोटा जो यूनिट होता है किसी भी लेंथ को मेजर करने का, वो क्या होता है, फर्मी होता है। मतलब ये होता क्या है कि हमारे पास आपने सुना होगा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, बन फर्मी बोलते हैं। क्लियर है जी बात। तो ये हमारे पास क्या था, जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया हुआ है। थोड़ा सा आप यहाँ पे जो राइटिंग है थोड़ी सी ढंग से नहीं आई है, क्योंकि ये जो टैब है वो ढंग से चल नहीं रहा है। ठीक है जी, तो अभी जो भी मैंने आपको समझाया हुआ है उसको ढंग से देखना। ठीक है, जो बात आपको नहीं समझ में आए वो मुझे कमेंट करके बता देना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है जी, तो इम्पोर्टेंट सेशन था, ध्यानपूर्वक इसको देखना। थैंक यू जी, धन्यवाद।